नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो न्यूज़ में हमेशा छाया रहता है। आज हमारी चर्चा का फोकस होगा भारत में गवर्नर यानी राज्यपाल का जटिल और काफी डिबेटेड संवैधानिक पद। और इसके लिए हम बिल्कुल सटीक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और ऐतिहासिक डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या किसी भी इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट यानी मतलब वहां की पूरी मशीनरी बिना किसी गवर्नर के चल सकती है? कोशिश कीजिए सोचने की। क्या कोई स्टेट बिना राज्यपाल के रूल किया जा सकता है? इसका परफेक्ट जवाब ढूंढने के लिए हम इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप को फॉलो करेंगे। हम समझेंगे कि गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्या होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस, इमेंस पावर्स, प्रिविलेजेस और हाँ, उनसे जुड़े हुए कंट्रोवर्सीज और आज के करंट डेटा को भी जल्द से जल्द डिकोड करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। आखिर सेंटर और स्टेट के बीच ये ब्रिज बनता कैसे है? ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 बिल्कुल क्लियर टर्म्स में कहता है कि हर राज्य का एक गवर्नर होना ही चाहिए, यानी आप बिना गवर्नर के स्टेट रूल कर ही नहीं सकते हैं। टेक्निकली ये स्टेट के नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में चौथी रैंक आती है इनकी। और सबसे अहम बात, ये सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की एक वाइटल लिंक, एक सबसे जरूरी कड़ी होते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या एक इंसान एक साथ दो स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है? बिल्कुल। 1956 में जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तब रूल्स में एक बड़ा बदलाव किया गया। इसके बाद से एक ही व्यक्ति को एक ही टाइम पर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है ना दिलचस्प? इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये आपको समझने में मदद करेगी कि सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक वैसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर नॉमिनल हेड होते हैं। पर वेट, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। प्रेसिडेंट का प्रॉपरली इलेक्शन होता है और उनके पास डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स होती हैं। लेकिन गवर्नर का पोस्ट प्योरली एक अपॉइंटेड पोस्ट है, जहां उनके पास ऐसी कोई मिलिट्री या डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, क्वालिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट। आखिर एक इंडिविजुअल राजभवन तक पहुंचता कैसे है? आर्टिकल 157 के हिसाब से दो बेहद कड़ी शर्तें हैं। पहली, इंडिविजुअल का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और दूसरी, उनकी एज एग्जैक्टली 35 इयर्स पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 158 ये क्लियर कर देता है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस की, और ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई पब्लिक इलेक्शन नहीं होता। ये प्योरली एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। फिर आर्टिकल 155 के अंडर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। लास्ट में उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें ओथ दिलाते हैं। इलेक्शन नहीं करवाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस पोस्ट की न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता बनी रहे और ये पोस्ट फियर्स पॉलिटिक्स से दूर रहे। टेन्योर की बात करें तो आर्टिकल 156 कहता है कि एक स्टैंडर्ड टर्म 5 साल का होता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, गवर्नर तब तक ही अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। इसे हम प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जब चाहे बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन बताए गवर्नर को उनके पद से हटा सकते हैं। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, पावर्स ऑफ द गवर्नर। जैसा कि हमने कहा, ये नॉमिनल हेड है, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। इनकी शक्तियां काफी ब्रॉड होती हैं। एक्चुअली आर्टिकल 154 के अंडर गवर्नर के पास इमेंस पावर्स होती हैं। इनको इन 4 पिलर्स में बांटा जा सकता है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और डिस्क्रेशनरी। ये 4 हिस्से स्टेट की फंक्शनिंग की हर एक जरूरी चीज को कवर करते हैं। स्टेट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना हो, नई लॉ बनानी हो या किसी अपराधी की सजा माफ करनी हो, ये सब अथॉरिटी गवर्नर के ही पास होती है। इस टेबल को देखकर आपको उनकी प्रोफाउंड एग्जीक्यूटिव रीच का अंदाजा लग जाएगा। स्टेट को चलाने वाले सबसे अहम लोग जैसे चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, एडवोकेट जनरल और यहाँ तक कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की नियुक्ति भी गवर्नर के ही हाथों होती है। सो यू सी, स्टेट मशीनरी सेटअप करने में इनका रोल एब्सोल्यूट क्रूशल होता है। पर इन सब में सबसे ज्यादा कंसिक्वेंशियल और ताकतवर है उनकी डिस्क्रेशनरी पावर।
अगर गवर्नर को किसी पॉइंट पर लगता है कि स्टेट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है, तो आर्टिकल 356 उन्हें ये हक देता है कि वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश कर सकते हैं। इस एक पावर से क्राइसिस के समय चुनी हुई सरकार भी बर्खास्त की जा सकती है। अब आते हैं सेक्शन 4 की तरफ, प्रिविलेजेस एंड लीगल इम्यूनिटी। अब जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी और हैवी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर कुछ प्रोटेक्शंस भी तो मिलनी चाहिए ना। सैलरी की बात करें तो फिलहाल एक गवर्नर को हर महीने मिलते हैं 3,50,000 रुपए। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्हें रहने के लिए एक शानदार रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, जिसे राजभवन कहते हैं। और साथ में बेहतरीन ट्रैवल और मेडिकल अलाउंसेस तो हैं ही। लेकिन सबसे जरूरी प्रोटेक्शन आती है आर्टिकल 361 से। ये पद की गरिमा बनाए रखने के लिए वाइटल लीगल इम्यूनिटी देता है। बेसिकली उनके टर्म के दौरान उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती, ना ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। दे आर कंप्लीटली इम्यून। हाँ, सिविल केसेस उनके पर्सनल एक्ट्स के लिए स्टार्ट की जा सकती हैं, पर उसके लिए भी कोर्ट को ठीक 2 महीने पहले एक प्रायर नोटिस देना अनिवार्य होता है। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी वजह से ये अनइलेक्टेड ऑफिस अक्सर न्यूज में छाया रहता है। सेक्शन 5, कंट्रोवर्सीज एंड कमिटी रिकमेंडेशंस। अगर हम थोड़ा इम्पार्शियल होकर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ऐसी कई कंट्रोवर्सीज रही हैं। 1984 का केस ले लीजिए, जब गवर्नर ठाकुर रामलाल ने एनटी रामाराव की सरकार को डिसमिस कर दिया था। या फिर 2014 में, चाहे यूपीए का कार्यकाल हो या एनडीए का, सीबीआई द्वारा गवर्नर्स एम.के. नारायणन से पूछताछ हो, या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के बाद गवर्नर ज्योति पी राजखोवा का हटाया जाना। ये इंसिडेंट्स साफ दिखाते हैं कि कैसे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और पॉलिटिकल रियलिटी के बीच एक लगातार टकराव, एक फ्रिक्शन बना रहता है। सेंटर और स्टेट के इस फ्रिक्शन को ठीक करने के लिए और गवर्नर ऑफिस की इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए पिछले कई दशकों में अलग-अलग कमीशंस ने अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं। 1969 की राजामन्नार कमेटी से लेकर 2007 के पुंची कमीशन तक सबने अपने सुझाव दिए। लेकिन इन सब में सबसे नोटेबल और फेमस रही 1983 की सरकारिया कमीशन। उन्होंने एक नया बेंचमार्क सेट किया। उनका मानना था कि गवर्नर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो स्टेट का लोकल ना हो, यानी स्टेट के बाहर का एमिनेंट पर्सन हो और जिसका आगे पीछे पॉलिटिक्स से कोई गहरा रिश्ता ना हो। साथ ही उन्होंने ये आइडियल रूल दिया कि अपॉइंटमेंट से पहले चीफ मिनिस्टर से सलाह जरूर करनी चाहिए, ताकि गवर्नर पूरी तरह न्यूट्रल रहें। चलिए, आखिर में हम आज के परिदृश्य पर आते हैं। सेक्शन 6, द करंट गवर्नर लैंडस्केप। Let's look at the data on today's office holders. स्क्रीन पर इस डेटा स्नैपशॉट को देखिए। इससे समझ आता है कि आज गवर्नर्स के प्रोफाइल में कितनी वैरायटी है। गुजरात के आचार्य देवव्रत जी प्रेजेंटली सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश में कविंदर गुप्ता जी सबसे यंगेस्ट, और वही यूपी में आनंदीबेन पटेल जी सबसे उम्रदराज। और हाँ, थोड़ी देर पहले हमने 7th अमेंडमेंट की बात की थी ना, ये देखिए लाइव एग्जाम्पल। राजेंद्र अर्लेकर जी प्रेजेंटली एक ही वक्त पर केरला और तमिलनाडु दोनों राज्यों का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या अपॉइंटमेंट का जो करंट मैकेनिज्म है वो वाकई में इस ऑफिस की तटस्थता या न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट कर पाता है, या फिर संवैधानिक आदर्श और मॉडर्न पॉलिटिकल लैंडस्केप के इस टकराव में ये ऑफिस हमेशा सेंटर की राजनीतिक विल से ही बंधा रहेगा? इस बारे में सोचिए जरूर। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।